हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के नए सेशन में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो साइंस का हम लोग दृष्टि बुक का जो पढ़ रहे हैं, दृष्टि आईएएस का जो साइंस का बुक है, उससे हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, जो कि पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले इसका पहला चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और उम्मीद करता हूँ आप सभी उसको देख लिए होंगे। आज हम लोग इस दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से आप बीपीएससी में देख सकते हैं, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो इसी तरह हम लोग एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करेंगे और जितने भी साइंस से सेक्शन पूछा जाता है, आपका कुल बीपीएससी में 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के। तो हम लोग सारे को कवर करेंगे। तो इससे पहले ये चैप्टर 2 का अपलोड किया गया था सेशन, बट आवाज नहीं आने के कारण मैं इसको आप लोग के लिए फिर से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और इसमें देखिए, देखते हैं पहले मोशन क्या होता है। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है, देखिए तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। कब बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है? इफ विथ द पैसेज ऑफ टाइम इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली। समय के साथ अगर वो अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी जो है मोशन में है। विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, और किसी के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट पे या कोई रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ट्रेन है। अगर ट्रेन मूव कर रही है समय के साथ और यहाँ पे जो खड़ा पैसेंजर उसको देख पा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेन मोशन में है। अगर ये स्टैटिक खड़ा मतलब ट्रेन खड़ी है तो ये बोलेंगे कि ये मोशन में नहीं है। लाइकवाइज बॉडी सेट टू बी रेस्ट। देखिए रेस्ट में कब बोलेंगे? विद द पैसेज ऑफ टाइम इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। वही मैं समझा रहा हूँ कि अगर टाइम बीतते जाएगा और ट्रेन यहाँ पे खड़ी रहेगी, या कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रेन जो है वो रेस्ट में है। नेक्स्ट है आपका इसमें, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। ए बॉडी में बी सीम टू बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है कि एक किसी एक के रिस्पेक्ट में अगर वो रेस्ट में है, तो बट दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है, अनदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ए मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद द रिस्पेक्ट टू इट्स को पैसेंजर बट इट्स इन मोशन विद द रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड। कह रहा है, जैसा कि हम लोग इसमें देखें कि अगर उस ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा है उसके लिए ट्रेन क्या है? रेस्ट में है। बट यहाँ जो पैसेंजर खड़ा है उसके इसके रेफरेंस में या रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये ट्रेन मोशन में, अगर ये ट्रेन चल रही है तो। सिंपल सा है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी एन यूनिफॉर्म मोशन। अगर इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हम बोलेंगे ये मोशन कैसा है? तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब कि 1 मिनट में कभी 2 किलोमीटर ट्रेवल कर जा रहा है, कभी 1 मिनट में हाफ किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर अगले 1 मिनट में 3 मिनट ट्रेवल कर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस इतना है, ध्यान रखिएगा इसको। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करके बताते जाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है या पूछने की संभावना है। तो देखिए, टर्म्स एसोसिएटेड विथ मोशन, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग लाइन बाय लाइन जाएंगे। तो देखिए पहला जो है वो है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए द टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए डिस्टेंस। कोई मान लीजिए कि ये सड़क है और यहाँ से किसी के द्वारा जो ट्रेवल किया गया पॉइंट ए से बी तक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू नीड्स टू बी स्पेसिफाइड एंड नॉट द डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा वो देखते हैं हम लोग। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होता है?
ये होता है मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस ओनली हैज ए मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो डिस्टेंस में क्या होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एंड नो दस इट अ स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि डिस्टेंस जो है किस तरह क्वांटिटी है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें सिर्फ क्या होता है, क्यों हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब इसी से मिलता जुलता टर्म है, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग आइए देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन। अब देखिए, जैसे ये था पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो इस पे हम लोग ऐसे 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 किसी भी तरह जा सकते थे। तो इससे क्या होगा कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मान लीजिए रोड सीधा अगर घूम के है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, कि यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, जैसे देखिए ए हो गया और ये बी हो गया। चलिए मैं इधर फ्रेश बताता हूँ, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। तो हम लोग यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नहीं नहीं, ये तो लंबा हो गया। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, तो ये जो हो गया वो क्या हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। वही बोल रहा है कि डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल, ये इनिशियल हो गया टू द फाइनल पोजीशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच में कवर किया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब आइए देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अ डायरेक्शन टू रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, इट इज ए वेक्टर। देखिए, तो डिस्टेंस क्या था आपका, वो स्केलर क्वांटिटी था, और ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन में बी जीरो, बट ए कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। तो मैग्नीट्यूड तो जीरो हो सकता है, बट क्या है, जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो जीरो नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया है पहले के एग्जाम में। ऐसे चार 1 2 3 4 ऐसे चार क्वांटिटी दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको बताना होगा ए बी सी या फिर मोर देन वन ऐसे करके। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिफाइंड बाय ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वो होता है आपका क्या, स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या है। तो डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, मास हो जाएगा, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इतना जो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो होता है सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब जो आगे है वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है देख लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो जिसमें देखिए मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो उसका एग्जांपल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। जो मेनली रूप से पूछा जाता है यही चार पांच है। आप इसका भी ध्यान रखिएगा, इसका भी। चलिए, तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका स्पीड। तो स्पीड आइए देख लेते क्या होता है। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम। किसी पार्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, स्पीड। इट इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव। इससे हम लोग क्या पता चल कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कितना फास्ट है। तो इसका देखिए फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ध्यान रखिएगा इसको, और इसका ऐसा यूनिट ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी ध्यान से क्या होता है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
क्या होता है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। और इसका एक फॉर्मूला है, देख लीजिए, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू होता था डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, बट वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? तो देखिए, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। समय के साथ जो वेलोसिटी बदलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला है एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर आपका द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़े किसका? स्पीड और वेलोसिटी का, उसका था क्या? मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे क्या हो गया? एक्सीलरेशन का यूनिट, ऐसा यूनिट हो गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस बात को, डिफरेंस। आगे देख लेते हैं इसमें। द एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखिए, तो हम लोग जो एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब लेंगे? जब ये डायरेक्शन इसका रहेगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में। और निगेटिव कब लेंगे? व्हेन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के अपोजिट में रहेगा तो एक्सीलरेशन हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव लेंगे। If the object speed up, it is said to have a positive acceleration, and if it slows down, it is said to have a negative acceleration. तो ये हो गया आपका acceleration. Next अब आए इसमें, the change in the velocity of an object could be due to the change in the magnitude or the direction of the or both. तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कब चेंज होगा? तो क्या कारण की वजह से होगा? तो चेंज इट्स मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। या तो मैग्नीट्यूड से या डायरेक्शन चेंज होने से या फिर दोनों चेंज होने से क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए, देखिए, डिस्टेंस पढ़ लिए, एक्सीलरेशन पढ़ लिए, वेलोसिटी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो आइए देख लेते हैं सर्कुलेशन। उम्मीद है आपको डिस्प्ले पे अच्छे से दिख रहा होगा, काफी जूम कर दे रहा हूँ। तो देखिए, सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। जैसे कि आप फील्ड ट्रैक में देखते हैं, जो प्लेयर दौड़ता है ओलंपिक वगैरह में या किसी भी स्पोर्ट्स में देखे होंगे, या फिर आप ये सर्कस वगैरह में दिखाया जाता है, एक सर्कुलर ऐसे रहता है, उसमें बाइक चलती है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पे एक सेकंड, हाँ चलिए, उम्मीद है ये कलर अच्छा दिखा है। ये ऑब्जेक्ट है और ये पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। इस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। व्हेन इट मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड, इट इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म। अगर कांस्टेंट स्पीड से, जैसे देखिए हम लोग स्ट्रेट लाइन में जैसे मूव कर रहे थे, तो अगर इसमें सर्कुलर मोशन भी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इंक्लूड ए सैटेलाइट। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो हमारे अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट इस तरीके से, मान लीजिए ये सैटेलाइट है, तो ये जो मूव करता है इस तरीके से, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ए साइक्लिस्ट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक कांस्टेंट स्पीड। ये हो गया एग्जांपल। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका क्या? फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो देखिए, फोर्स इज डिफाइंड एज एन इंट्रैक्शन दैट व्हेन unopposed changes in the motion of an object. Force can also be described as push or pull. Thus, a force can be used to change. कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इस पे जो हम लोग लगाएंगे प्रेशर, इसको मूव करने के लिए फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से ये चेंज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रैक्शन दैट व्हेन अनअपोज्ड चेंजेस द मोशन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज पुश। या तो हम लोग इसको पुश करेंगे या पुल करेंगे। जैसे देखिए डोर पे लगा रहता है पुश और पुल इस तरह से। मान लीजिए डोर रहता है, पुश और पुल लिखा रहता है। हम लोग वही होता है आपका फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर।
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए किस पे फोर्स कैन बी यूज टू चेंज, सो फोर्स का यूज किस किस में होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर। जो हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मूविंग फास्टर हो सकता है या स्लोअर हो सकता है। फिर है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को साइज पर, जैसे देखिए मान लीजिए आयरन रॉड उसको हीट करके अगर उस पर हम कंटिन्यूस फोड़ रहते हैं तो वो क्या होता है, वो एक पार्टिकुलर शेप में वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर। To illustrate when a force is exerted to move an object in a particular direction, the friction acts as a direction opposite to push. फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए फ्रिक्शन की वजह से है कि हम लोग चल पाते हैं। कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर लैंड पे सरफेस पे, तो हम लोग ये क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रिक्शन लग रहा है इधर से, तो हम लोग इधर से पुश करेंगे तो पुश क्यों नहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्शन है इधर से, अर्थ का फ्रिक्शन लग रहा है सरफेस का, और हमको इतना फोर्स लगाना होगा ताकि ये फ्रिक्शन से ज्यादा हो तभी ये मूव करेगा। तो वही होता है आपके यहाँ पे फ्रिक्शन। एक्साइटेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन टू फ्रिक्शन एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश, अगर इधर पुश करें तो फ्रिक्शन इधर से लगेगा। तो देखिए इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। व्हेन द पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन द फ्रिक्शनल फोर्स देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। तो देखिए फ्रिक्शनल, अब हमारा फोर्स ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। वही चीज लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया। अब आइए इसमें आगे देख लेते हैं क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस किस तरीके का है। अगर रफ सरफेस है तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, अगर स्मूथ है तो कम फ्रिक्शन लगेगा। जैसे कि आप देखिए रोड पे चलते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है, वहीं आप अगर रोड उसी रोड पे अगर पानी है या फिर तेल ऑयल गिर जाता है तो फिर वो क्या होगा, उसका जिसको ये सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो कम जाएगा, तो उस पे उसी वजह से क्या होता है, गाड़ियां एक्सीडेंट करती है, फिसल जाती है, तो ग्रिप नहीं मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे बोला फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ द सरफेस कैसा है। देयर इज मोर फ्रिक्शन ऑन द रफ सरफेस एज कम्पेयर टू द पॉलिश सरफेस। जैसे देखिए टाइल्स, घर में जो टाइल्स लगा होता है उस पे अगर पानी गिर गया तो हम लोग जल्दी फिसल जाते हैं, वही अगर मिट्टी पे पानी गिर गया तो कम फिसलता है, अगर चिकनी मिट्टी हो तो फिर वहां भी फ्रिक्शन कम जाता है। तो देखिए फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस तरह का सरफेस है। चलिए अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग पढ़ेंगे वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए सर इजैक न्यूटन इन 1687 एस्टैब्लिश द थ्री लॉज। कब किया गया था और किस बुक में, ये बुक का नाम पूछा गया है यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी या अन्य एग्जाम जहाँ पे साइंस का सेक्शन है वहाँ पे आपका ये सेशन आपको आने आगामी जो ये आपका बिहार सचिवालय का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर आने वाले जो जेपीएससी है, नेक्स्ट जेपीएससी 11th जेपीएससी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आप उसके लिए भी इसको आप देख सकते हैं। ये सेशन काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1687 में 3 लॉ स्टैब्लिश किया गया था, उनका बुक का नाम था प्रिंसिपिया, इसको याद रखिएगा। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रिडिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर विच ऑल एग्जिस्टिंग फोर्सेज आर बैलेंस्ड। तो देखिए पहला क्या है लॉ, द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। सारा ऑब्जेक्ट क्या है, या तो यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर रेस्ट में है एट ए स्टार्टिंग लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, या तो मूविंग स्टेट में है या फिर रेस्ट में है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, और इसी को बोलते हैं, दिस इज नॉन द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है इसमें इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी। क्या है इनर्शिया, नेचुरल टेंडेंसी है। किस तरह की टेंडेंसी है, तो देख लीजिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन स्टेट्स ऑफ मोशन, वो रेजिस्ट करता है कि जो जिस पोजीशन में उसी में रहे चेंज ना हो। इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग। अब इसमें नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। तो चलिए देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया में व्हेन द बस इज रनिंग, जैसा कि आप लोग सब एक्सपीरियंस किए होंगे, कोई भी बस है अगर वो मूव हो रहा है, द होल बॉडी ऑफ द पैसेंजर इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो इसमें बैठा जो पैसेंजर है वो भी एक तरह से क्या है, मोशन में है। व्हेन द बस स्टॉप सडनली, अचानक से बस ब्रेक लगाती है, ठीक, द बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो अंदर ये जो बॉडी है वो क्या है, मोशन में है। द पैसेंजर टेंड टू लीन फॉरवर्ड, तो ये अगर ब्रेक लग गया है, हाँ ब्रेक अप्लाई कर दिया, बट ये बॉडी तो मोशन में था, तो ये क्या होगा, आगे की तरफ लीन हो जाएगा, मतलब झुक जाएगा। Dust particle on a curtains fall when the beaten with a stick because of the beating result in motion of the curtain, but the dust particle remain at the fall same। ये तो आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, खास करके विंटर के मौसम में। ये एक जो इस तरीके से मान लीजिए ये कर्टेन है, इस पे या ब्लैंकेट हो गया, इस पे हम लोग हिट करते हैं डंडे से, तो क्या होता है कि ये डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहता है और ये मोशन में आ जाता है, तो डस्ट पार्टिकल ये नीचे गिर जाता है। ये आप लोग सभी एक्सपीरियंस किए होंगे। सिंपल सा एग्जांपल है, on shaking the tree comes the motion but the fruits remains straight rest and get detached to the come, ये भी आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में है, चाहे वो अमरूद का पेड़ हो या आम का। अभी देखिए ये एकदम कॉमन सा एग्जांपल है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। ऑल बॉडीज डू नॉट हैव द सेम इनर्शिया, सारा बॉडी का इनर्शिया सेम नहीं होता है, सही बात है। टू इलस्ट्रेट इट एंड इजियर टू किक अ फुटबॉल मेक इट फ्लाई बट किकिंग अ स्टोन ऑफ द सेम साइज विथ इक्वल फोर्स हार्डली मेक्स इट मूव। सिंपल सा बोल रहा है कि सारा का इनर्शिया सेम नहीं होता है, जैसे लाइक फुटबॉल को हिट करते हैं काफी मूव करता है, और एक यही स्टोन हो गया इसी सेम साइज का, तो ये मूव नहीं करता है। दस हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया, बोल रहा है कि हैवियर और अगर मैसिव ऑब्जेक्ट है तो ऑफर क्या करता है, लार्जर इनर्शिया देन लाइटर एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट। इन सिंपल टर्म्स द मास ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। चलिए एकदम सिंपल सा था, उम्मीद करता हूँ फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ भी सिंपल है, बिल्कुल समझ में आएगा आप लोग। देखिए न्यूटन सेकंड्स लॉ मोशन पर pertains to the behavior of object for which all existing forces are not balanced। बोल क्या रहा है कि all existing forces है वो balanced नहीं है। The second law states that the acceleration of an object depends directly upon the net force acting upon the object and inversely upon the mass of the object। नहीं समझ में आया, कोई नहीं, देख लेते हैं आगे। That is as the force is increased the acceleration of the object is increased and the mass of object is increased इट एक्सेलरेशन इज डिक्रीज। देखिए सिंपल सा सेकंड लॉ में क्या कर रहा है कि जो इसका एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट। जो हम लोग नेट फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पे, उस पर डिपेंड करता है। और इनवर्सली अपॉन द मास ऑफ, इनवर्सली किस पे होगा, तो मास, उस ऑब्जेक्ट का मास, जैसे फुटबॉल और स्टोन वाला हम लोग देखते थे उसमें, दैट इज द फोर्स इज इंक्रीज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, अगर मास बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा था। Thus, the second law deals with how the acceleration of an object depends on the force applied to its and how force is to be measured। सिंपल सा सेकंड लॉ में बोल रहा है कि इस पे एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड करेगा कि जो हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। द यूनिट ऑफ फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। और न्यूटन विच इज द सिंबल ऑफ एन, केजी मीटर स्क्वायर होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन ये होता है आपका फोर्स का यूनिट। सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम के केस में सेकंड लॉ क्या होगा, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा मास m इंटू वी। मोमेंटम इक्वल टू होता है m इंटू वी, ध्यान रखें इसको, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द मास इन मोशन। In this context, the second law can be stated as the rate of change in momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force on the body in the direction of force। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी किस पे डिपेंड करेगा, जितना हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। सिंपल सा है। मास एंड वेलोसिटी ऑन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स इम्पैक्ट। क्या डिटरमाइन करेगा मास वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का, impact determine करेगा। and small mass such as a bullet may kill a person when fired but not when thrown by hand। तो देखिए एक कोई भी आदमी है और एक बुलेट फायर होता है, तो अगर इसका मोमेंटम है
तो वो इसको मार देगा। अगर मान लीजिए ये गन से फायर ना होके कोई आदमी इसको फेंक के मारता है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बुलेट का खासियत नहीं है, खासियत है उसमें जितना मोमेंटम अप्लाई किया जाता है। तो वही बोल रहा है, मास एंड वेलोसिटी ऑब्जेक्ट डिटरमाइन इट्स इम्पैक्ट एंड स्मॉल सच एज बुलेट में किल ए पर्सन व्हेन फायर्ड विद व्हेन थ्रोन एंड। तो ये बोल रहा है कि मोमेंटम अगर रहेगा तो वो इसको मार देगा। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। एग्जांपल इसका, क्रिकेटर स्विंग देयर हैंड, देखे होंगे आप लोग, एक्सपीरियंस किए होंगे बैकवर्ड। कोई मैच में जो कैच लेने के लिए जाता है तो वो क्या होता है, अपना हैंड को पीछे की तरफ खींचता है। While catching the ball, it's increase the time during which the high velocity of the ball decreases to zero। तो क्या होता है, जो वेलोसिटी से आता है अगर हाथ पीछे खींच लेता है तो इसका वेलोसिटी क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। नहीं तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, बॉल छटक भी सकता है और हर्ट भी कर सकता है प्लेयर को। thus the acceleration of the ball is decreased and therefore the impact of catching is also reduced। तो इम्पैक्ट जो होता है कम जाता है, इसलिए वो कैच पकड़ना आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको एक्सपीरियंस भी किए होंगे बहुत सारे लोग, या नहीं तो टीवी में देखे होंगे। चलिए तो अब इसमें जो नेक्स्ट है आपका एक और एग्जांपल है, व्हेन ए कार एंड अ ट्रक आर पुश्ड विद द सेम फोर्स द कार विल हैव ए ग्रेटर एक्सेलरेशन देन द ट्रक बिकॉज ऑफ इट्स लेस मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें देख लेते हैं क्या है। द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट, बड़ा कर देता हूँ। चलिए उम्मीद है आप दिख पा रहा होगा अच्छे से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लेते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय कोलिजन। तो दूसरे शब्दों में देख लेते हैं क्या था। सम ऑफ मोमेंटम मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग। ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब जो इंपॉर्टेंट है वो आखिरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए इसको देख लेते हैं। थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सब तो आप लोग को ध्यान नहीं होगा, पता ही होगा, फिर भी इसको देख लीजिए, क्योंकि पढ़ना जितना जरूरी है उससे ज्यादा है उसको बार बार रिवीजन करना। और मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आप जब तक कोई चीज को दो बार तीन बार चार बार पांच बार रिवीजन नहीं कीजिएगा, एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट होके उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के समय कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप बार बार रिवीजन कीजिए। कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, कि आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए। चलिए तो देख लेते हैं थर्ड लॉ में क्या है। एग्जर्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है, इफ ए ऑब्जेक्ट ए एग्जर्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए है उस पर फोर्स बी पे अप्लाई करता है, देन ऑब्जेक्ट बी आल्सो एग्जर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, अगर ये इसको जाके हिट करेगा तो ये जितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ये भी करेगा। तो एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसको अगर थोड़ा सा फनी वे में बोले तो आपको एक्सपीरियंस करना है, तो आप किसी अनजान व्यक्ति को हिट करके देखिए गाल पे, वो आपको हो सकता है और दुगनी दुगने फोर्स से वो आपको हिट करे। चलिए ऐसा ट्राई मत कीजिएगा, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन ए गन इज फायर्ड इट exerts a forward force on the bullet exert an equal and opposite force on the gun। कोई भी एक गन है, उससे अगर बुलेट फायर होता है तो जितना फोर्स ये जाता है वो वापस उतना फोर्स ये क्या होता है, बैकवर्ड में गन पे लगाता है। दस रिजल्ट इन द रिक्वायल ऑफ द गन, और इसी को बोलते हैं रिक्वायल ऑफ द गन, ध्यान रखिएगा। व्हेन अ सेलर जंप्स आउट द रोइंग बोट द फोर्स ऑन द बोट मूव्स बैकवर्ड। कोई भी एक शिप है, अगर इस पे कोई भी बंदा अगर इस पे जंप कर देता है तो क्या होगा, जंप करता है तो जिस फोर्स से ये आगे की ओर जंप करेगा, बोट क्या होगा पीछे, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन वाटर पे बहुत ना के बराबर है, तो ये क्या होगा, बोट जो है पीछे की ओर मूव कर जाएगा। तो मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, उम्मीद आप लोग भी किए होंगे। चलिए अब जो देख लेते हैं वो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और बिग exerts a pressure on every other object, दिस इज नॉन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे में प्रेशर लगाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो चलिए, इन अदर वर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो या तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, ध्यान रखिएगा। बॉडी इन द इनवर्स इट इज और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल फोर्स बोलते हैं। देखिए, इट इज द फोर्स दैट कीप्स ऑल द प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन एंड इट इज द फोर्स दैट कीप द मून रिवॉल्व अराउंड द। देखिए, जो ये सन है इसके अराउंड में सारा प्लेनेट घूम रहा है, या फिर अर्थ के अराउंड में मून घूम रहा है। तो किसके वजह से ये मूव हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स along with the electromagnetic force, weak nuclear force and a strong nuclear force build the four fundamental type of forces of the universe। ये सभी मिलके क्या बोलता है, चार टाइप का फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फोर्सेस यूनिवर्स का बनाता है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बोला जा रहा है द सर इजैक न्यूटन डेवलप द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन 1680। ध्यान रखिएगा, इट सेज दैट एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड द इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो देखिए So the law of attraction is the same throughout the universe and explains several phenomena. For example, तो देखिए एग्जांपल देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, जो हम लोग इस अर्थ पे हैं, तो किसके कौन सा फोर्स की वजह से है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बिल्डिंग है इस पे, तो वो किसका है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, जो मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड, वो भी क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। तो देखिए, जो बोलते हैं ना कि अगर ये सी में है तो हाई वेव रहता है, तो किसके कारण वो होता है, जब देखिए पूर्णिमा, जब मून पास आएगा तो वो क्या होता है, हाई वेव होता है। तो ये भी एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आगे देख लीजिए, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है by which a planet or other body draws object towards its center। तो देखिए, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, वो सेंटर की तरफ वो फोर्स लगा रहता है। टू पुट इट इन ए पर्सपेक्टिव, ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल्स ऑन ए बॉडी लाइंग और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यही ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से बॉडी हम लोग अर्थ पे खड़े हो पाते हैं। इन अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द पुल देम। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग हवा में उछालते हैं तो वो नीचे सरफेस पे क्यों आता है, तो इसी की वजह से आता है। दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नॉन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। तो इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या सिंपल में आप लोग सिर्फ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ क्वाइन और ए पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ बाय व्हिच पुश्ड थिंग्स टुवर्ड्स इट्स। सिंपल सा था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें देखना है। तो देखिए, while falling there is no change in the direction of the motion of the object, but due to the earth attraction there will be a change in the magnitude of the velocity। फिर आपका any change in the velocity involve acceleration। कोई भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो किसके कारण होगा, एक्सेलरेशन के कारण। whenever an object fall towards the earth an acceleration is involved। जब भी कोई ऑब्जेक्ट धरती पे गिरेगा तो उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा, सिंपल सा है। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से, तो ध्यान रखिएगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। Therefore, this acceleration is called acceleration due to gravitational force। तो इसके कारण हम लोग इसको बोलेंगे acceleration due to the gravitational force on the earth और acceleration due to gravity। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इट इट इज डिनोटेड बाय जी। तो अब इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो जी से डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से। द यूनिट ऑफ जी इज द सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, यूनिट क्या होता है जी का, तो जो एक्सेलरेशन का होता है वही होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, इस तरह से आप इस बुक को अगर पूरा रिवीजन कर लेते हैं तो आपका मैं दावे से कह सकता हूँ कि 30 क्वेश्चन में आपका 25 से 26 आप आसानी से बना ले जाइएगा। और देखिए, आप अगर सही मायने में अगर तैयारी करने वाले होंगे तो
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप साइंस में 20 क्वेश्चन, तो देखिए 20 क्वेश्चन 15 से 20 आप बना लीजिएगा, लेकिन एक्चुअली जो फाइट है वो 20 से 30 के बीच में पहुंचने का है, और उसी के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और इस सेशन को आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और अगर पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल लाइक करके एक रिवॉर्ड दे सकते हैं मुझे। तो बिल्कुल इस सेशन को देखिए, बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है वेरिएशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए वेरिएशन इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में जो वेरिएशन होगा किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एनीथिंग दैट हैज मास आल्सो हैज ग्रेविटी, अगर किसी में मास है तो उसमें ध्यान रखिएगा ग्रेविटी होगा। ऑब्जेक्ट विथ मोर मास हैव मोर ग्रेविटी। इफ वन इज ऑन प्लैनेट विथ मास लेस देन अर्थ, ही वुड वेट लेस देन अ डज हेयर। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, ग्रेविटी गेट्स वीकर विथ डिस्टेंस। ग्रेविटी क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कमजोर होते जाएगा, कमते जाएगा। सो क्लोजर द ऑब्जेक्ट आर टू ईच अदर द स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ऑब्जेक्ट अगर पास में रहेगा तो ग्रेविटी ज्यादा रहेगा, दो दूर हो जाएगा तो ग्रेविटी कम जाएगा, सिंपल सी बात है। अर्थ इज ए फ्लैटेन एट द पोल्स एंड इलोंगेटेड अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन। सिंपल सा है, जो है फ्लैट है, इक्वेटोरियल रीजन में क्या है, फ्लैटेन है। इट रिजल्ट 21 किलोमीटर मोर रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वेटर देन दैट ऑफ द पोल। तो रेडियस जो होता है 21 किलोमीटर से बढ़ जाता है कहाँ पे, इक्वेटर के पास। दस द ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेविटी जो होता है मैक्सिमम कहाँ होगा, तो पोल्स के पास होगा, और मिनिमम कहाँ होगा, तो वो इक्वेटर के पास होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब जो है आपका नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ मास एंड वेट। तो देखिए मास क्या होता है, थोड़ा सा है सेशन, और आप बस बने रहिए, और बिल्कुल मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपका ये सेशन बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। आप इसको देखिए, और जो और लोग आपके सर्कल में हैं उन्हें भी दिखाइए शेयर करके, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तो चलिए मास देख लेते हैं क्या होता है। मास इज ए मेजरमेंट ऑफ हाउ मच मैटर इज इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है वो कैसे पता चलेगा, तो मास से। वो एक मेजरमेंट का तरीका है। मास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड डेंसिटी ऑफ एन एटम। क्या है मास, कॉम्बिनेशन है किसका, टोटल नंबर ऑफ एटम, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना एटम है और उसका डेंसिटी कितना है, एंड टाइप्स ऑफ एन एटम ऑब्जेक्ट, और टाइप्स भी कैसा है। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ध्यान रखिएगा मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एट ऑल प्लेसेस इन यूनिवर्स। मास कभी भी चेंज नहीं होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो हमेशा सेम रहेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बढ़िया से देख लीजिए मास और वेट, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, एक समय पे मुझे भी होता था, ऐसा बात नहीं है। तो चलिए मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपका भी क्लियर करूंगा मैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं वेट क्या होता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्ट। क्या होता है वेट, एक तरह का फोर्स होता है जिसके कारण वो अट्रैक्ट होता है। इट डिपेंड्स ऑन द मास, और ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि ये एम और जी पे डिपेंड, डब्ल्यू जो है किस पे डिपेंड करेगा, एम और जी पे, यानी एम बोले तो मास और जी बोले तो ग्रेविटी। तो डब्ल्यू इजकल टू होगा एम इंटू जी, ध्यान रखिएगा इसको। अब जो आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है। तो देखिए सिंस द वेट इज फोर्स, ऐसा यूनिट इज न्यूटन। देखिए वेट क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। द वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज लेस देन दैट ऑन द अर्थ बिकॉज द मास ऑफ द मून इज लेस देन अर्थ मास। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मास और वेट में डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक समझ में आया होगा। और देखिए ये बहुत ही अच्छा सीरीज है, आप इसको देखिएगा, बिल्कुल फायदा होगा। और अगर इसके बावजूद आप अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैं सिंपल सा एक रिकमेंडेशन करूँगा कि आपको इससे बेहतर बुक कोई हो ही नहीं सकता है। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अगर आपके पास समय है, आपको लगता है कि आप कवर कर लीजिएगा। खास करके अगर बीपीएससी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 9-10 का अगर इसको कर लेते हैं तो आपका 20 से 25 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। देखिए बीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है। ये कोई नीट और पहले जो पीएमटी होता था उस लेवल का एग्जाम नहीं है।
इसमें आपको बिहेवियरल साइंस रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो डे टू डे लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वैसा क्वेश्चन रहता है, जैसे कि पूछा गया प्रीवियस में कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस होता है, फिर आपका इस तरह से बैटरी में कौन सा एसिड होता है, या फिर जैसे अभी पूछा गया था जो आपका पेपर कैंसिल हुआ कि अगर फ्रिज को हम लोग ओपन कर देंगे तो रूम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, फिर खाना कुकर में क्यों जल्दी पकता है। तो देखिए ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बिल्कुल 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से बना ले जाइएगा। और इस चीज के लिए आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस सेशन को देखिए, बार बार देखिए। मैं जैसे ही सेशन आगे कंप्लीट होते जाएगा आपको खुद ब खुद लगेगा कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि दृष्टि का बुक है और दृष्टि आईएएस बहुत ही मतलब कि एक जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं, उनका कंटेंट है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इसको देखिए। और उसके बावजूद आपको लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और 9-10 पहले पढ़ लीजिए, और समय है तो फिर तो वही बात हो गई कि 6 to 12 पढ़ना होता है। लेकिन अभी आप 9-10 भी पढ़िएगा तो आपका मैक्सिमम जो अभी देख लीजिए आप 9-10 का एनसीईआरटी से मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, इसमें थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको ताकि हम लोग मास और वेट में डिफरेंस देख लेते हैं। मास क्या होता है, देखिए एक क्या है स्केलर क्वांटिटी, वही वेट क्या है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। इट हैज ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ग्रेविटी प्लेन। तो देखिए अब इसमें है इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है और ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन चेंज हो जाता है। मास कैन नेवर भी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेट क्या है वो जीरो हो सकता है। इट कैन बी जीरो एज स्पेस हैव नो ग्रेविटी एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। तो स्पेस में अगर गया तो उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं, उम्मीद करता हूँ। चलिए इसको हम लोग थोड़ा जूम ही कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, पर्सन इज सीटिंग इन ए कार विच इज एट रेट, पर्सन जो है रेस्ट में है कार में। द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ ए कार इज आर when the car runs on a straight level road, how will the reaction at either of front wheels vary? तो इसका सही जवाब होगा इट विल बी ए लेस देन आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट दिया गया है a four-wheeled vehicle moves in a sharp circular path at high speed। तो इसका क्या होगा, इसमें देखिए स्टेटमेंट, ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील्स, ओवरटर्न अबाउट इट्स इनर व्हील्स, स्किड आउटवर्ड और स्किड इनवर्ड। इसका सही जवाब देखिए हो जाएगा टू का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, 2 और 3 हो जाएगा। ओवरटर्न अबाउट इट्स इनर व्हील्स एंड स्किड आउटवर्ड्स होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, केपलर्स सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इस बार जो री एग्जाम होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं केपलर्स लॉ को, सेकंड लॉ को। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ जी। तो देखिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डिक्रीज व्हाइल गोइंग एबव द अर्थ सरफेस। जैसा हम लोग पहले ही पढ़े कि अगर दो डिस्टेंस अगर पास में रहेगा तो क्या होगा, वो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, और जैसे ही वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा दोनों के बीच में तो ये जी का वैल्यू, जी का जो है वो घट जाएगा। तो देखिए डिक्रीज व्हाइल गोइंग ऑन द अर्थ सरफेस, ये वर्ब जैसे ही अर्थ सरफेस ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू जो होगा, करेक्ट पूछ रहा है, घटते जाएगा। फिर द एटमोस्फियर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, तो एटमोस्फियर किसके वजह से हेल्ड है टू द अर्थ बाय, तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि ग्रेविटी। जो हम अर्थ पे जो एटमोस्फेयर है वो किसके वजह से है, तो ग्रेविटी की वजह से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, और बहुत जल्द ही आपको, और मैं प्रयास करूंगा आपको एग्जाम डेट अनाउंस होने से पहले आपको सेशन सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये दूसरा ही सेक्शन है, देखिए कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू हो जाती है, इसके वजह से आपको समय से सेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कभी कभी पता नहीं क्या डिवाइसेस में प्रॉब्लम हो जाता है कि ये सेशन मैंने पहले भी अपलोड किया बट उसमें आवाज़ ही नहीं आ रहा था, कभी कुछ ऑनलाइन प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ ऑफलाइन। चलिए कोई नहीं, सेशन को हम लोग बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, समय से कंप्लीट करेंगे इस बार। और बिहार समग्र जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिहार समग्र का सेशन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एक सेशन और आएगा उसमें,
जो मॉडर्न हिस्ट्री है बिहार का उससे रिलेटेड वन लाइनर का मैं करवा दूंगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका वहाँ से कवर हो जाए। और और उसके अलावा डिटेल जो आपका चैप्टर है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, तो बिल्कुल जाइए। आपका 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से कवर किया जाएगा बीपीएससी में, जिसमें से आपका बिहार का भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप बिल्कुल उस सेशन देखना ना भूलें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाइए, उस सेशन को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और चलिए, आप सभी को 67 री एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट रहेगा मेरे तरफ से। तो चलिए, आप सभी सेशन से जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।